मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक झटका देते हुए राजद्रोह कानून पर एक संविधान पीठ का गठन कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है कि हमारे देश में जो राजद्रोह कानून है यानी 124A है, इसका दुरुपयोग अंग्रेज़ों के ज़माने से होता रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको बनाया ही दुरुपयोग करने के लिए था। उनका था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल भेज दे। उसके बाद से जब देश आज़ाद हुआ तो भी इसको कानून में रखा गया, कानून से इसको हटाया नहीं गया। लेकिन अब कुछ वर्षों में लगातार इसका दुरुपयोग हुआ। कई पत्रकार जेल गए, नेता जेल गए, जिसने भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की उसको जेल भेजा गया। तो उसके बाद पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रोक दिया था, क्योंकि इतना दुरुपयोग हो गया था, इतने लोग जेल चले गए थे कि सरकार ने कहा कि अब इस कानून का उपयोग ही नहीं होगा, यानी कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है। उसके बाद अब केंद्र सरकार, अभी जो मानसून सेशन खत्म हुआ उसमें CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को बदलने के लिए 3 नए कानून पेश किए गए। उनमें जो राजद्रोह कानून 124A है उसको वहाँ से माइनस किया गया, लेकिन वो दूसरी जगह उसका उपयोग किया गया। यानी राजद्रोह को अब देशद्रोह के नाम पर, यानी कुछ गोलमोल करके ऐसे ही कुछ आ, उसका जिक्र है, लेकिन वो IPC में उसका जिक्र है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान पीठ को सौंप दिया। केंद्र सरकार का अनुरोध खारिज कर दिया। औपनिवेशिक काल के कानून की वैधता पर विचार करने के लिए ये संविधान पीठ को सौंपा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता के तहत औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून संबंधी प्रावधानों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। इससे 1 महीना पहले ही केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं और उसके बाद उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया ताकि वो इसकी थॉरोली स्टडी कर सके। अब प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस आधार पर बृहत पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया। संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है और विधेयक को स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको हम 124A को दोबारा से लागू करेंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें तैयार नहीं हुआ। और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की इस पीठ में शामिल थे चीफ जस्टिस के साथ, और इसी पीठ ने कहा कि हम इस मामले में संवैधानिक चुनौती पर सुनवाई को टालने का अनुरोध कई कारणों से स्वीकार नहीं, हम इसके इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई कारण हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि IPC की धारा 124A कानून की किताब में बरकरार है और नया विधेयक भले ही कानून बन जाए तो भी यह धारणा है कि कोई भी नया दंडात्मक कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से नहीं बल्कि भविष्य में लागू होगा। उसने कहा कि जब तक 24A कानून का बना रहता है, इस बीच शुरू किए गए अभियोजन की वैधता पर उस आधार पर आकलन करना होगा। न्यायालय ने कहा कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य संबंधी 1962 के फैसले में IPC की धारा 124A की संवैधानिक वैधता की समीक्षा शीर्ष अदालत ने इस दलील के आधार पर की थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के अनुसार नहीं है। 19(1)A भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंधित है। वर्ष 1962 के फैसले में धारा 124A का संविधान बरकरार रखा गया था और इसे अनुच्छेद 19(1)A के अनुरूप माना गया था।
पीठ ने कहा कि उस समय इस आधार पर कोई चुनौती नहीं दी गई थी कि आईपीसी की धारा 124A संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करती है। पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की इस दलील पर गौर किया कि आईपीसी की धारा 124A की वैधता की फिर से समीक्षा करना जरूरी होगा, क्योंकि प्रावधान की समीक्षा केवल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के संबंध में है। पीठ ने अपने पंजीयन कार्यालय को प्रधान न्यायाधीश के सामने कागजात पेश करने का निर्देश दिया ताकि 5 न्यायाधीशों की पीठ के गठन के प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय लिया जा सके। इससे पहले न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई केंद्र के यह कहने के बाद 1 मई को टाल दी थी कि सरकार दंडात्मक प्रावधान की दोबारा समीक्षा कर परामर्श अंतिम चरण में है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को औपनिवेशिक काल के इन कानूनों को बदलने के लिए 3 कानून पेश कर दिए। तो कुल मिला के स्वतंत्रता के 57 साल पहले और भारतीय दंड संहिता के अस्तित्व में आने के लगभग 30 साल बाद 1890 में राजद्रोह कानून लाया गया था। तो मित्रों, ये एक बहुत चिंताजनक बात है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और उसके आगे बढ़ते मित्रों, संसद का मानसून जो शीतकालीन सत्र से पहले 18 सितंबर से एक विशेष सत्र लागू हो रहा है और इस सत्र में जो ड्रेस कोड है उसको बदल दिया गया है। एक तो जो बंद गले का उनका सफारी सूट होता था उसको बदल गया, उसकी जगह क्रीम सलवार पैजामा और कुर्ता होगा क्रीम का, उसमें गुलाब के फूल होंगे, कमल के फूल होंगे। और जो कमांडो हैं वो कॉम्बाट ड्रेस यानी मिलिट्री की ड्रेस पहन के घूमेंगे और जो टेबल ऑफिसर या जो रिपोर्टर है वो एक नेहरू जैकेट पहनेंगे और वो मैजेंटा कलर की होगी या हल्के से गेरुआ कलर की होगी। तो इस तरह से ये नई संसद में नए कपड़ों की नई ड्रेस ये सामने होगी और ये जब हम 18 सितंबर को जाएंगे तो वहाँ हम ये सब देखेंगे। और दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी हुई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली की सर्दी के दौरान राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की क्लाउड सीडिंग तकनीक से इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। दिल्ली में वैसे ही बारिश होती है, इसमें कृत्रिम बारिश की जरूरत नहीं है। और मतदान कर्मी सुविधा केंद्र पर ही डाल सकेंगे वोट। ये एक फैसला चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को दी जाने वाली डाक पत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए मकसद से चुनाव नियमों में बदलाव किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लोग निर्धारित चुनाव केंद्रों पर ही अपना मतदान डाल सके। तो कानून मंत्रालय का जो विधायी कार्य है उसने इस बारे में निर्णय दिया है। और मित्रों, इसके अलावा आज जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो 2 दिन बाद आज स्वदेश लौट गए क्योंकि उनका विमान खराब हो गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार अपराह्न वो निकल गए। तो वैसे तो 10 तारीख को मैच ख़त्म हो गया था, तो ये 10 को भी यहीं रुके, फिर 11 को भी यहाँ रुके। लेकिन ये दिल्ली से होटल से बाहर नहीं निकले, इनको थोड़ा दिल्ली घूमना चाहिए था, इतनी सुंदर जगह थी और जब यहाँ थे ही तो ये घूम सकते थे। तो विमान क्षेत्र में तो मंगलवार को 1:10 उड़ान भरी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ट्रूडो को अलविदा करने के लिए हवाई अड्डे थे। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार में हमारे सहयोगी की ओर से मैं कनाडा के माननीय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को धन्यवाद देने के वास्ते आज हवाई अड्डे पर था और उन्हें प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षित घर वापसी की शुभकामनाएं दी।
मणिपुर में 3 लोगों की हत्या हुई है। मित्रों, मणिपुर को पता नहीं किसके नज़र लगी कि वहाँ हालात सुधर ही नहीं रहे। लगभग 4-5 महीने हो गए हैं और वहाँ मृतकों बाद भीड़ ने वहाँ 3 लोगों को मार डाला। तो बड़ी चिंताजनक बात है मित्रों। इसके अलावा मित्रों कुछ और खबरें हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक अधिकारी व प्रोफेसर को मणिपुर में पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा सेवानिवृत्त कर्नल के खिलाफ उनकी पुस्तक की सामग्री और प्रोफेसर के खिलाफ कथित सार्वजनिक भाषण के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त कर्नल को कठोर कार्रवाई से मंगलवार को सुरक्षा प्रदान की। इसके 2022 में प्रसारित उनकी पुस्तक की सामग्री के आधार पर मणिपुर में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। बड़ा गजब हो गया किसानों का कानून है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिजिटल माध्यम से बहस की चुनौती दी गई है। मोबाइल ऐप संसद कैफेटेरिया तैयार हो गया। चंद्रबाबू नायडू की नजरबंदी की याचिका खारिज हो गई। 40% मौजूद सांसदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो ये भी गजब की बात है कि कितने लोग हैं ये जिन पर क्रिमिनल केस है। खैर मित्रों, जो भी कुछ होगा कल हम फिर बात करेंगे। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।